तो सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का आज की इस कक्षा में। और चर्चा आज हमारा पेपर हुआ था आज उसी पर होना है। आवाज आ रही है हमारी बराबर? हाँ, आवाज मिल रही है। चलिए, तो पहला प्रश्न इसमें यही था कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह पर स्थित है? जमशेदपुर में है कि उसमें? इसमें जो ऑप्शन सही किया गया जमशेदपुर सही किया था, मेरी गलती थी वो। और आपका ये हुंडरू वाला जो रांची झारखंड में है, रांची में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है। फिलहाल रांची में है। ऑप्शन आपका सी वाला सही है। मुझे लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में होना चाहिए इसको। तो आपका ऑप्शन इसमें सी वाला सही था, रांची में है। और इसी में एक बड़ा जलप्रपात आपका जो है, जिसको जब आपका कर्नाटक वाला जलप्रपात जो आपका है, क्या बोलते हैं, गरसोपा वाला जो है 100 292 93 किलोमीटर मीटर लंबा, जो चौड़ा मतलब लंबाई ऊंचाई जिसकी है। तो आपका किस नदी पर है वो गरसोपा वाला? नदी का नाम बता दीजिए। गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? गरसोपा जलप्रपात अभी कर्नाटक में है और नदी का नाम शरावती है। और यहीं पर सबसे ऊंची पहले मूर्ति थी, जिसको हम जो है गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं। जैन मुनि की मूर्ति थी यहीं पे। चंद्रगिरी पहाड़ी है, यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में आकर अपना प्राण त्यागे थे। कर्नाटक के ही श्रवण बेलगोला जगह है ये। और यहीं पर चंद्रगुप्त अंतिम समय में जैन जैन परंपरा से भद्रबाहु के निर्देशानुसार आकर के तपस्या करके अपना प्राण त्यागे थे यहीं पे। तो जैन धर्म मतलब मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य अंत में कौन धर्म स्वीकार करता है? जैन धर्म स्वीकार करता है। और श्रवण बेलगोला जो जगह है आपकी, चंद्रगिरी पहाड़ी जो है कर्नाटक, जहाँ पे आपका गरसोपा झरना है कर्नाटक में, वहीं पर अपना अपना प्राण त्यागते वहीं आकर के होंगे। इसका आप सही कर देंगे यहाँ पे, रांची सही कर देंगे यहाँ से। अगला प्रश्न था यहाँ पे, स्पर्मोलॉजी करके कुछ कट गया ऊपर से, ऑप्शन थोड़ा सा छोटा कर देता है इसको, कट गया कुछ है पोर्शन। स्पर्मोलॉजी है, और स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बीज का। तो ऑप्शन नंबर दूसरे का यहाँ पे बी सही है। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है। इसमें कट गया थोड़ा सा है, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी वाला यहाँ से। और तो फल विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? फल विज्ञान में पोमोलॉजी। फल विज्ञान पोमोलॉजी बोलते हैं इसको। बहुत सारी लाजियां हैं और बड़े बड़े इंपॉर्टेंट परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से अक्सर मैं देखा हूँ आया हुआ है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। लाजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कुछ कल्चर बड़े इंपॉर्टेंट उसके, जैसे हार्टिकल्चर हुआ, बर्टिकल्चर हुआ, पिसीकल्चर हुआ, सेरीकल्चर हुआ, ये सब परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। बताओ विटिकल्चर में क्या होता है? अंगूर। अंगूर है। अंगूर की खेती होती है। अंगूर खेती में सबसे नंबर 1 भारत का राज्य कौन सा है? सबसे अधिक अंगूर भारत में पैदा कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। सबसे अधिक अंगूर कर्नाटक में पैदा होता है। नहीं, कर्नाटक नहीं, महाराष्ट्र में होता है। बिल्कुल बता दिया, महाराष्ट्र में पैदा होता है सबसे अधिक अंगूर। अंगूर सबसे अधिक खेती महाराष्ट्र में होती है। और विश्व की बात करेंगे, इटली आपका, इटली नंबर 1 इसमें है। जो आपके भूमध्य रेखीय जलवायु के क्षेत्र जो आपके हैं, उसको फलों की डलिया कहते हैं। तो खूब फलों की पैदावार वहां पे होती है, शीतोष्ण जलवायु वहां मिलती है। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है स्क्रीन पे, थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ इसको, बहुत बड़ा हो गया है। चलिए अब बराबर दिख रहा है। प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जो होता है, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं परिस्थितिकी। पर्यावरण का? तो सबको परिस्थितिकी। पता है कुछ? पर्यावरण का अध्ययन आपके जो है पारिस्थितिकी में होता है। पारिस्थितिकी में दो चीजों का अध्ययन खास करके होता है, जीव और अजीव के बीच की जो संबंध, अंतर संबंध जो होते हैं, उसमें इसका अध्ययन होता है। पारिस्थितिकी में जीव और अजीव के बीच का जो संबंध है, उसी बीच का अध्ययन होता है। और इसी को मुख्य रूप से इकोलॉजी आप कह सकते हैं, इकोसिस्टम या इकोलॉजी कह सकते हैं। और काइकी में बताओ क्या होता है, इसमें किसका अध्ययन होता है? काइकी में क्या होता है?
इसको ऊतकवात बोलते हैं। कायकी को ऊतकवात भी आप कह सकते हैं। और अब इसके बारे में बहुत पता हमको नहीं कैसे क्या होता है कायकी में। कायकी और और वर्गी जो के बारे लिखा में है, वर्गी दो चीज नहीं समझे इसमें। हाँ हाँ, वर्गीकी है ये टेक्सोनॉमी। जो वर्गीकी प्रथम बार जो लीनियस ने जो दिया है सिद्धांत वर्गीक है, वास्तव में वर्गीकी है। जो दुनाम पद्धति जो शुरू से लागू की गई थी, जैसे आम का मैंगो फेरा है, इंडिका मैंगो फेरा, पुणे आम यहाँ पे विश्व का एक नामकरण कर दिया गया, इंडिका मैंगो फेरा। जैसे हम ऐसे आदमी का होमोसोपियंस हो गया, और पूरे अलग अलग जगह जगह अलग नाम उसके हैं, कहीं पर मनुष्य कहते हैं, कहीं मानव कहते हैं, कहीं पर मैन कहते हैं, मतलब तरह तरह के नाम है। कि उसके विश्व स्तर पर एक नाम उसका क्या हो गया, होमोसोपियंस हो गया। तो वर्ग के है। अनुवांशिकी के बारे में बताइए, इसके जन्मदाता कौन अनुवांशिकी के हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल किस पर शोध किए थे? किस चीज मटर। पर शोध करके प्रथम बार प्रयास किए थे? किस पर? मटर पर किए मटर। थे। मटर पर और चूहों दोनों पर, मटर चूहा दोनों जानिएगा आप। मटर पर भी प्रयोग था इनका, और चूहों पर भी इनका प्रयोग है। लाल और सफेद चूहे और काले चूहे प्रयोग किए थे। और मटर पर सफेद मटर, लाल मटर थी। परीक्षा में पूछता मटर का रंग कैसा था, सफेद मटर और लाल मटर। तो प्रथम बार अनुवंशिकी खोजकर्ता और देश कौन सा था बताइए, देश का नाम बता दीजिए, कि देश के निवासी थे। हाँ? चामोस। चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया के निवासी थे। और अगला इसमें वर्गीकी है। वर्गीकी की जनक कौन है? जीनियस। कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस। लीन दुनाम पद्धति, इसको लीनियस। दुनाम पद्धति के नाम से भी जानते हैं इसको है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहते हैं? चलिए प्रश्न वही आ भी गया। कार्ल लिनियस। तो प्रश्न जो वहां था वो प्रश्न उठा के यहाँ दे दिया। यहाँ पे वर्गीकी के जनक कौन है, तो कौन है आपके? कार्ल लिनियस है। और इसी को दुनाम पद्धति के नाम से जानते हैं। फ्रांस के निवासी थे, दुनाम पद्धति के नाम से जानते हैं। दो नाम मतलब बताए, जैसे मैंने अभी, आदमी के दो नाम है, एक होमोसोपियंस है, एक जहाँ पे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। कहीं पर आम को मैंगो कहते हैं, कहीं पर जो कुछ और कहते हैं, कहीं आम का नाम आम ही है। तो लेकिन मुख्य रूप से विश्व स्तर पर जो उसका नाम इंडिका मैंगो फेरा कर रख दिया गया। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं, इसको रानी साध विज्ञान के जनक भी कहते हैं। लैमार्क करके शब्द था, लेकिन यहाँ से गायब है। लैमार्क था। चलिए, तो इस तरह से आगे आ जाइए, अगले प्रश्न पे आ जाइए। चलिए, आ गया प्रश्न आपका, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहते हैं? फिनोलॉजी, पोमोलॉजी, एगस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी। इसका जवाब आपका यहाँ पे है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी को हम जो है फल विज्ञान के नाम से जानते हैं। मतलब फलों का अध्ययन जो होता है, फलों का अध्ययन जिसमें होता है, उसको हम पोमोलॉजी कहते हैं। अगला आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण होता है? ये मुख्य रूप से परीक्षण आपके मनोविज्ञान से ही है। तो सबसे विश्वसनीय परीक्षण जो होता है बुद्धि परीक्षण होता है। बुद्धि परीक्षण तो दिया किसने था? बुद्धि परीक्षण देने वाले कौन थे? विने टर्मन। विने और साइमन। विने साइमन है, विने टर्मन नहीं, विने साइमन है। शुरुआत करने वाले दोनों लोग यही थे। विने और साइमन दोनों लोगों ने मिलकर के जो प्रथम बार बुद्धि परीक्षण बनाया था। अल्फा और बाकी चीजें जो भी किए थे, अमेरिका में सेना भर्ती को लेकर प्रयोग किया गया था इस पर। तो ये आपका हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। अगला आपका है, लक्षद्वीप स्थित है। तो थोड़ा सा गलत देखिए हो गया था, बंगाल खाड़ी में नहीं लिखा गया था यहाँ पे, इसको मिटा नहीं पाए थे, दिमाग में हमारे आया नहीं। तो इसका जवाब तो यहीं पर देखिए, लक्षद्वीप हमारा कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन सही अरब सागर में, हम बंगाल की खाड़ी में के थे। हाँ, गलत भी देखिए सही है। हम दिमाग समूह आ रहा है, हमारा दिमाग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ रहा है, लेकिन ये लक्षद्वीप है। और कहाँ पर है ये? अरब सागर। अरब सागर में है ये। लक्षद्वीप कहाँ पे है?
इसे भारत आपका जो ये है, मान लीजिए भारत आपका ये है, तो लक्षद्वीप आपका यहाँ पर है, और ये अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में आपका कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे है, अंडमान निकोबार। तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी बताइए। कावारत्ती। कावरत्ती। कावारत्ती है, और इसको मरकत द्वीप के नाम से, मरकत द्वीप कहते हैं इसको है। मुख्य रूप से मोगा द्वीप है ये, जो मोगा कोरल द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। मोगा द्वीप भी है, कोरल द्वीप भी है ये, और ये आपका अरब सागर में स्थित है, यहाँ पे स्थित है। तो बताओ मन्नार खाड़ी कहाँ पे है? कावरत्ती वहीं पर 9 डिग्री चैनल भी है, 9 डिग्री 8 डिग्री लक्षद्वीप द्वीप समूह में है। बिल्कुल बिल्कुल, 9 डिग्री और 8 डिग्री चैनल किससे, मलाया से शायद इसको अलग करता है 8 डिग्री। क्या नहीं, जो बोलते हैं इसको, 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव से मिनिकॉय को अलग करता है, और जो 9 मालदीव डिग्री नहीं, है वो, और जो कावरत्ती है जो उसकी राजधानी है उसको मिनिकॉय से अलग करता है। मिनिकॉय से अलग करता है। चलिए ठीक है, तो मन्नार की खाड़ी बताइए कहाँ पर है ये? मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? ये कहाँ पर मन्नार की खाड़ी मन्नार की पड़ेगी? खाड़ी आपकी मिलेगी तमिलनाडु के पास, जहाँ ठीक है, पर कि पोर्शन मन्नार, वो है, वो क्या वो सा पाक धाम है। पाक यहीं पे है, पाक जलडमरू मध्य मन्नार की खाड़ी। मुख्य रूप से दोनों रामेश्वरम जगह के एक ही बगल है, में। पाक स्टेट की, पाक स्टेट भी कहते हैं इसी को है। पाक स्टेट, मन्नार की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य, दोनों तीनों चीजें लगभग एक ही जगह पे है। और ये जो हाँ, है बस कि मुख्य रूप से यहीं पर आपको विवेकानंद राग भी यहीं पे आता है। विवेकानंद राग की भी कंडीशन यही है, विवेकानंद राग थोड़ा समुद्र के अंदर घुस करके है यहीं पे। तो चारों चीज लगभग एक ही जगह, रामेश्वरम एकदम कोना एकदम है कन्याकुमारी का यही, और इसी के अगल बगल तीनों चीजें हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछता है पाक स्टेट या पाक यूनिवर्सिटी में पूछता है, लोग दुविधा में पड़ते हैं, भारत पाकिस्तान चक्कर में उसको मार देते हैं, जबकि भारत श्रीलंका के बीच में है, भारत श्रीलंका के बीच में है। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारत के उत्पादन के बारे में सही नहीं है? जूट भारत में जो असम। पैदा होता है उसमें से कौन सही नहीं इसमें है? असम भारत में इसका सबसे बड़ा उत्पाद है। तो देखिए, असम में चाय पैदा होती है मुख्य रूप से, असम में चाय पैदा होती है, चाय के लिए फेमस असम आपका है। और यहाँ पे लिख दिया कि असम में पैदा होती है, इसलिए हो जाएगा ये। नकदी फसल बिल्कुल सही है, और ये उत्तरी पूर्व राज्य जो है रूप से उगाया जाता है। बांग्लादेश में पूर्वी दुनिया में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। सही जवाब है, मतलब यही असम वाला आपका गलत हो जाएगा, पश्चिम बंगाल रहेगा इसमें। भारत की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल आपका रहेगा। भारत, पश्चिम बंगाल, पूरे विश्व की बात करें बांग्लादेश हो जाएगा इसमें, जो जूट के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे हो जाएगा स्क्रीन पे आपके, दुनिया में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? थाईलैंड। तो इसका जवाब इसका हो जाएगा आपका थाईलैंड, बिल्कुल जवाब सही आपका है, इसका जवाब हो जाएगा थाईलैंड। और तो भारत में नंबर 1 राज्य कौन सा है उत्पादन में? केरल। भारत में केरल है, बिल्कुल सही जवाब आपका है। रबड़ और मसालों का, मसालों, गर्म मसाले जो सबसे अधिक पैदावार भारत में होती है केरल में। और केरल से जो प्रश्न आपके एनवायरमेंट में पूछेगा वैली को लेकर के, दिमाग में रखिएगा इसको। और पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को लेकर ही परीक्षा में प्रश्न टच करता है। पूर्वी घाट कहाँ पर है मुख्य रूप से? पश्चिमी घाट केरल। केरल से, केरल ही वहां से गुजरात से लेकर के केरल के तट तक। नहीं, गुजरात से नहीं है, मुख्य रूप से कन्याकुमारी से लेकर के केरल के पोर्शन तक आपका साइलेंट वैली जहाँ में मुख्य रूप से है। मुख्य रूप से सबसे अधिक संदिग्ध, सबसे अधिक जो क्या बोलते हैं समृद्ध क्षेत्र तो वही है, केरल है, साइलेंट वैली ही इसका है। गुजरात तक नहीं है, गुजरात तक में कई नाम, कोपड़ घाट कहीं पर पड़ता है, कहीं पर उसको कुछ कहते हैं, लेकिन अलग अलग चीज है। मुख्य रूप से साइलेंट वैली जो आपकी है, या आप कह लीजिए मुख्य रूप से तमिलनाडु से लेकर जो आपके केरल राज्य, केरल स्टेट, केरल तक जो मुख्य रूप से आपका जो है पश्चिमी घाट कहलाता है। और साइलेंट वैली ही मुख्य भूमिका में आपके आता है। 16 घास आपकी यही मिलती है, परीक्षा में कई बार पूछा हुआ 16 घास कहाँ मिलती है। और सबसे समृद्ध कौन सा है, सबसे जनता को लेकर प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो आपका यही केरल का साइलेंट। और पूर्वी घाट में आपका कोरमंडल तट जो आपका है, पूरब का कोरमंडल, इधर कौन सा तट है बताइए? पश्चिम में क्या नाम इसका है? पश्चिम वाले तट का नाम, भारत का जो तट बनता है, इस तट को क्या बोलते हैं? इस तट को क्या बोलते हैं?
मालाबार है ये। इसको, इसका नाम बताओ, इसका क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन को। तो इसको कोरोमंडल कहते हैं, इसको मालाबार तट कोरोमंडल। कहते हैं, इसको हैं। ये मालाबार है, ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। ये कोरोमंडल है, ये मालाबार है, और यहीं पर उत्तरी केरल। सरकार से लेकर यहाँ तक है। उत्तरी सरकार तट यहाँ से लेकर यहाँ तक, उत्तरी सरकार तट। कोकण तट आपका यहाँ से लेकर आपके जो कर्नाटक है गुजरात से। लेकर गुजरात का कोकण तट आपका है। लेकिन मुख्य रूप से ये पोर्शन जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूर्वी, क्या नाम है, पूर्वी, ये पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, कोरोमंडल तट है, ये मालाबार तट है। ये जानिएगा, जितना आपको परिश्रम पेपर पूछा हिस्सा है। अगला जाइए। ऑलिर ओलिर कल्चर, कल्चर किससे संबंधित है? सब्जियों ऑलिव की कल्चर, खेती। सब्जियों की खेती, सही बिल्कुल जवाब है आपका। नहीं, फलों की खेती तो अलग हो जाएगा, पोमोलादी हो जाएगा ये। लेकिन पोमोलॉजी। सही। फलों की खेती नहीं, फलों की खेती की बात करेंगे अगर। नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ कुछ मेरा कुछ उल्टा पलटा था इसका, देखता हूँ सही क्या गल इसका 10वां का है। इसका सही रुकिए किए एक हैं, मिनट। सब्जियों की खेती मैं किसमें गलत किया था। सब्जियों की खेती सही किए हैं। सब्जियों की खेती सही किया गया इसको है। और हमें लग रहा है ओलेरो कल्चर तो नहीं कहीं था ये। वही तो है। वही है, सब्जियों की खेती ही है, ये सब्जियों की खेती ही है, सही है लेकिन इसका। मेरा और गलत हो मत्स्य गया। पालन जो आपका होता है, मत्स्य पालन बताओ किसको कहते हैं? पीसी कल्चर। और फलों की खेती में आपका हार्टिकल्चर हो जाएगा, बागवानी। फलों की बागवानी तो खेती जो सजावटी वाला मुख्य, बाग, तो वो उसका हार्टिकल्चर। पोमोलॉजी फलों का। फल नहीं वाला नहीं नहीं, पोमो। फल विज्ञान है वो, फल विज्ञान है वो। और फलों की खेती मतलब है कि आपका बागवानी हो गया, आपका खेती का मतलब बागवानी हो जाएगा, और वो फल फल विज्ञान है। अब फल के आरटी बारे में कुछ है। सोच बाकी चीजें, वो हार्टिकल्चर हो जाएगा। फलों मतलब जैसे कि बागवानी या बाग इस तरह की जो, जहाँ पे फलों की खेती जहाँ की जाएगी उसको हम हार्टिकल्चर बोलेंगे। और लग रहा है फलों के बारे में कुछ शोध करता है, उसको संरक्षण कैसे करेंगे, उसमें केमिकल क्या बढ़ घट रहा है, इसके बारे में कुछ करते हो वो लोग, कुछ करते हो। फलों को बढ़ाया कैसे, या संकर फल कैसे पैदा किए जाए, इसके बारे में कुछ होती होगी। मत्स्य विज्ञान आपका पिसीकल्चर आपका है। और सजावटी पौधों की खेती को हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। जो पुष्प विज्ञान जो मुख्य रूप से पुष्प विज्ञान जिसको कहते हैं, उसको फ्लोरी फू, कहते हैं। फूल फूलों का अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में काफी उत्पादन राज्यों का सही अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम का मतलब क्या है? घटते क्रम में है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बी। सबसे अधिक पैदा जहाँ होगा वहां रहेगा, वो घटते क्रम में आएगा ये। पहला कर्नाटक। क्या देखिए, बी वाला ऑप्शन सही यहाँ पे इसका है। इसका बी वाला सही, पहले नंबर 1 कर्नाटक, जानिए सबको पता है कर्नाटक सबसे नंबर 1 इसमें आपका है। और कर्नाटक 3 जगह लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पहले नंबर पर, दूसरे तीसरे 3 जगह है। तीसरा नंबर आंध्र प्रदेश का है। चौथा नंबर आपके तमिलनाडु का है, जो काफी कबार में नंबर 1 स्टेट में आते हैं। मतलब क्रम से नंबर 1 पे आपका कर्नाटक, दूसरा नंबर आपका आंध्रा, तीसरा नंबर आपका तमिलनाडु। और कर्नाटक के बारे में आप 3 चीज याद रखिएगा। रेशम उत्पादन में नंबर 1 है, कहवा भी नंबर 1 है, मतलब चाय, मतलब क्या बोलते हैं इसको हम, और चंदन में, रेशम में और कहवा में, कॉफी में, 3 में नंबर 1 आपका कौन सा राज्य है? कर्नाटक आपका। 3 चीज याद रखिएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फियर। अब देखिए, ये थोड़ा सा दुविधा में पड़ते लोग हैं, इसलिए मैंने इसको डाला है यहाँ पे। अक्सर परीक्षा में प्रश्न इस तरह ही पूछ लेता है। स्ट्रेटोस्फियर समताप अंग्रेजी को, मंडल। इसे थोड़ा जानना जरूरी है, मतलब अंग्रेजी में, थोड़ा सा अंग्रेजी में जानिए, क्योंकि अंग्रेजी में प्रश्न सीधे पूछता है। यहाँ पे 4 स्पेयर आपके हैं, अभी एक स्पेयर और आपका है। लेकिन जानिए थोड़ा सा, ये ट्रोपोस्फियर पहला वाला जो हमारा होता है, ये पहला वाला हमारा जो, इसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। तो ट्रोपोस्फियर है,
और स्टेटोस्फेयर जो आपका है, आपका समताप समताप मंडल है। मंडल। और मेसोस्फेयर माने मध्य मंडल जो आपका है, बीच में जो पड़ता है, इसको मेसोस्फेयर मेसोस्फेयर। बोलते हैं। और बहिर्मंडल मतलब होता है सबसे बाहर का, एक्सोस्फेयर के नाम से प्रसिद्ध है, एक्सो कहते हैं इसको। एक्सो माने अब से घर में जहाँ पे अंग्रेजी में जाते हैं पूछते हो तो वहाँ पे एग्जिट लिखता है, एग्जिट का एक्सो भी कभी कोई लिखता है। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलने वाला रास्ता जो होता है, तो ये सबसे बाहर को जस्ट इसको फैन होता है वही। एक्सोस्फेयर बोलते हैं। हाँ, इसको एक्सोस्फेयर बोलते हैं, मतलब बहिर्मंडल। और मेसोस्फेयर का मतलब है, वहां से जोड़ लीजिए, मध्य मंडल है ये, बीच वाला है ये। और सबसे नीचे आपका कौन सा है? सबसे नीचे आपका जो है ट्रोपोस्फेयर है। और ट्रोपोस्फियर। स्टेटोस्फेयर का मतलब होता है कि ये देखिए, स्टेटो से स्थिर जोड़ लीजिए, स्थिर समान ताप वाला। स्टेटो मतलब समान, स्थिर स्थिर ताप में जहां पे हो, स्टेट जहां पे हो, जहां पे बिल्कुल रुकावट जहां पे हो, उसको स्टेट से जोड़ लीजिए। तो स्टेट का मतलब क्या हो गया? जहां पे सामान, जहां तापमान बराबर हो, जहां हवाएं क्षैतिज चलती हो। और इस तरह से इसको जोड़ करके तो कुछ मतलब आपको चेंज कर लेना है, आप देख लेना है इसको। और परीक्षा में प्रश्न इस तरह से ही पूछता है, कभी कभी सीधा अंग्रेजी में दे देगा, आप वहां चक्कर में आ जाएंगे कौन सही करेंगे। अगला है, जीवों, पौधों और जानवरों की प्रजातियों का पूरा क्षेत्र जिसके भीतर में पाए जाते हैं, उसको किस रूप में जाना जाता है? बायोटोप, बायोटा, इकोटोन, बायोटो इसमें से बायोटा। बायोटा। तीसरा का यहाँ पे बी सही है, इसको हम बायोटा बोलेंगे। भाई इसके बारे में कैसे क्या है, इसके बारे में बहुत पता हमको नहीं है। बायोटा, बायोटा का मतलब है जहाँ पे तीनों चारों जानवर मिलते हैं, जहाँ जीव, पौधे, वनस्पतियों के बीच का जो भीतरी क्षेत्र होता है, उसको बायोटा बोलते हैं। इकोटोन देखिए क्या होता है, ये जानना परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है इकोटोन के बारे में। जीव इसका जीव मतलब के होता है बीच जहाँ पर दो प्रजातियों का, जहाँ पे एकदम, जैसे एक क्षेत्र ये हो गया और एक क्षेत्र इधर हो गया, दूसरी तरह की वनस्पति है, एनवायरमेंट, यहाँ अलग एनवायरमेंट है, इसके बीच का जो संकरण होता है, बीच का जो संकरण होता है उसी को इकोटोन बोलते हैं। और सबसे मजबूत क्षेत्र ये होता है जैव विविधता को लेकर के, जहाँ दोनों प्रजातियां मिलकर संकरण करते, नई प्रजातियों का जन्म यहीं से होता है, इसी को इकोटोन कहते हैं, पोषण जो होता है। और जो प्रजातियां यहाँ से निकलती है उसको इको क्या बोलते हैं, ऐसी प्रजातियों को हम जो है, इसका नाम हमें नहीं याद रहा क्या बोलेंगे उसको, चलिए। तो इस तरह से ये जानवरों के पूरे क्षेत्र को हम जो है बायोटा बोलते हैं। अगला में आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? जैव, दो तरह के घटक हमारे होते हैं आपके इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में, जैविक और अजैविक। जैविक घटक इसमें से कौन नहीं है? अजैविक घटक कौन होता है? इसमें तीन जैविक है, एक इसमें से कौन सा अजैविक घटक, मतलब अजैविक घटक तीन है, इसमें से एक नहीं है, बता दीजिए। सूक्ष्म जीव सी। देखिए, इसमें पानी में जीवन होता नहीं था, अजैविक हो गया है, तापमान अजैविक होता है, इसमें कोई जीवन नहीं है। मिट्टी में भी कोई जीवन उस तरह का नहीं होता है। सूक्ष्म जीव जो होते हैं इसमें जीवन है, इसलिए इसको हम जैविक में रखेंगे, वायु में रखेंगे इसको। तो आपके सूक्ष्म जीव, इसमें सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे इसको सही कर देंगे आप। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? यूपी में जो हमारा, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे जंगल किस तरह के? कटबंधी मुख्य रूप वर्षा। से मानसून जलवायु पूछेगा तो मानसूनी जलवायु बताएंगे आप। जलवायु कौन सी होगी? मानसूनी होगी। अब मानसूनी जलवायु में कौन सा कटिबंध बताइए अब? क्या सही करेंगे? मानसूनी जल, उष्णकटिबंधी। कटबंधी। ये देखिए आपका वर्षा वन यहाँ पे मिलते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं। बी वाला ऑप्शन सही करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल सही है। लेकिन यूपी की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। भारत की मानसून। भारत की भी मानसूनी है, यूपी की भी। भाई भारत में तो मानसूनी रहेगा। वन पतझड़ वाले मिलते हैं यहाँ पे, वन भी याद रखिएगा, पूछता है वन किस तरह के मिलते हैं। पतझड़ वन मिलते हैं। तो शीत में उष्ण माने क्या हो गया? शीतोष्ण, गर्मी पड़ती है, ठंडी पड़ती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी। तो फिजियोलॉजी देखो, कहते हैं इसको, एनाटॉमी कहते हैं, कि बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, कि डर्मेटोलॉजी का क्या कहते हैं इसको? डर्मेटोलॉजी। तो इसका डी वाला ऑप्शन
डर्मेटोलॉजी को जो है त्वचा का अध्ययन इसमें होता है मुख्य रूप से, इसको डर्मेटोलॉजी कहते हैं। और बाकी चीजों के बारे में बहुत पता नहीं, बहुत बताना संभव नहीं है, समझना बहुत बताना आसान नहीं है। तो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, यहाँ से डी वाला ऑप्शन सही करेंगे। त्वचा का विज्ञान का अध्ययन इसमें जो है डर्मेटोलॉजी में होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में होता है? मुख्य रूप से विज्ञान ही शुरू से डाला था हमने, विज्ञान को ही पढ़ाया नहीं गया था इधर, हमने कहा विज्ञान को ही डालते हैं। तो बता दीजिए भाई क्या सही करेंगे, अस्थि विज्ञान वाला? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। ये देखिए आपका है, बी वाला ऑप्शन सही आपका है, ऑस्टियोलॉजी या जो अस्थि जोड़ वाले जो डॉक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? चलिए, हड्डी विज्ञान जो आपका है, आर्थो बोलते हैं उसको, आर्थो। बहुत सारे टेस्ट आपको आर्थो वाले मिलेंगे, तो वही आर्थो ही शब्द यहाँ पे है। जो ऑस्टियोलॉजी शब्द आपका यहाँ पे आर्थो शब्द ही समझिए, उसी जोड़िएगा इसको। बहुत सारे टेस्ट के आपके आते हैं और हड्डियों में ही मुख्य रूप से घुटनों के जोड़, बाकी जोड़ों में काम करते हैं। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन क्या कहला जाता है? हीमोलॉजी, इम्यूनोलॉजी होगा, और बायोलॉजी और पैथोलॉजी। इसका देखिए, इम्यूनोलॉजी जो होता है, इसे HIV एड्स जो होता है, HIV एड्स जो होता है, तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है उसमें आपको इम्यूनो शब्द मिलेगा वहाँ पे, प्रतिरक्षा तंत्र होता खासकर शरीर का ये। तो यही चीज यहाँ पे है, यही तो जीवों के होता है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध जो क्षमता देता है उसी को हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, तो इसी को इम्यूनिटी बोलते हैं। और सिंड्रोम वहां मतलब इसी का अभाव हो जाता है, सिंड्रोम का मतलब इसी का अभाव हो जाता है, इम्यूनो सिस्टम हमारा कमजोर पड़ जाता है, और जब कमजोर पड़ जाता है सारे रोग उस पर हावी हो जाते हैं। इसको मतलब प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन किसमें होता है? इम्यूनोलॉजी में होता है। हीमोलॉजी जो आपका है मुख्य रूप से रक्त विज्ञान जो आपका है, जो रक्त का रंग लाल जो होता है, या हीमो से उसको जोड़ लीजिए, रक्त विज्ञान का अध्ययन मुख्य रूप से हीमोलॉजी में होता है। और माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान जो होता है। और मुख्य रूप से इसकी जनक कौन है? सूक्ष्म जीव विज्ञान जनक कौन है? लुई पास्चर, जिन्होंने जो है हाइड्रोफोबिया का टीका निकाला था। प्रथम बार क्रिस्टलीकरण का कार्य जो है जीवों होते हैं, उसका क्रिस्टलीकरण करने वाले यही, पार्श्वीकरण करने वाले जीवों का क्रिस्टलीकरण क्या बोलते हैं उसको, क्रिस्टलीकरण प्रथम बार इन्होंने ही किया था। क्रिस्टलीकरण जो दूध को शुद्ध रखने की व्यवस्था जो होती है, ये भी करने वाले यही थे, लुई पास्चर। और पैथोलॉजी में बताओ इसमें क्या होता है? पैथोलॉजी में क्या होता है? पैथोलॉजी में दवा होगा, होम्योपैथ वाला है। नहीं, रोग की प्रकृति का अध्ययन होता है इसमें, मतलब रोग कौन सा हुआ है। जैसे मान लीजिए आप रक्त जांच कराएंगे, बताते हैं इसमें कि ये रोग इनको है, इनको कैंसर हो गया, इनको ये हो गया, इनको जो बीपी बढ़ गया, इनका ये बढ़ गया, उसी क्लास पैथोलॉजी में होता है। पैथोलॉजी में जो है प्रकृति का ज्ञान, प्रकृति का अध्ययन उसमें होता है, रोग किस तरह का आपका है। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? लेपिडेटोन्ट्रियोलॉजी। चलिए सही है आपका सी वाला ऑप्शन सही है। अच्छा बताओ, तितलियों के लिए उद्यान भारत में कौन है? तितलियों के राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तितली उद्यान के नाम से कौन उद्यान प्रसिद्ध है? तितलियों का स्वर्ग कहा जाता है उसे, तितलियों का एक उद्यान है जो मुख्य रूप से इसके लिए आरक्षित तितलियों के लिए है। नाम बताएंगे कौन सा है? कर्नाटक में है, उसको डंडेरी के नाम से जानते हैं, डंडेरी नाम उसका है, कर्नाटक में है वो डंडेरी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑर्निथो, पंछी। पंछी विज्ञान बिल्कुल सही जवाब आपका है। और स्तनधारी जीवों का अध्ययन किसमें होता है? मायोलॉजी कुछ करके है ये, मायोलॉजी शायद है, इसको देखना पड़ेगा, कंफर्म नहीं, लेकिन मायोलॉजी नहीं, वो स्तन विज्ञान स्तनधारियों का जो मायोलॉजी शायद। और मछली का पिस्सीकल्चर जाने रहे, कोई समस्या नहीं। चमगादड़ एक ऐसा जीव है जिसके पंख नहीं होते हैं,
और क्या देता है, अंडा देता है, मतलब अंडा नहीं, बच्चा देता है, बच्चों को दूध पिलाता अंडा है। देने वाला। स्तनधारी है, मतलब बच्चा देता चमगादड़ भी क्या है, पंछी होते हुए भी अंडा नहीं देता है, बच्चा देता है, और अपने बच्चों को दूध पिलाता है, अपने बच्चों को पिलाता है। स्तनधारी है, जी। स्तनधारी जीवों में आता है। और ये पंछी नहीं है, मुखरुस पंछी नहीं, पंछी माने पंख होता है, इसके पंख नहीं इसके होते हैं, फिर भी उड़ता है। अब बताओ उड़ता कैसे है? परस्त्रभ अपने तरंगित। पंजों के सहारे, जो उसके जो चम्र फैला होता है, चमड़ा पंजों के बीच में, उंगलियों के बीच में, उसी के सहारे। बिल्कुल सही है। तो इसकी त्वचा जो होती है, मतलब अंगुलियों के बीच इसकी डेवलप हो जाती है, और उसी त्वचा में हवा भर करके जो उड़ लेता है। और एक चीज और जानिएगा, चमगादड़ को रात में दिखाई पड़ता है, फिर भी उड़ता, कैसे उड़ता है? रात में दिखता नहीं इसको है, फिर भी उड़ता है और खाता है सबको। परस्त्रभ तरंगित। पराश्रव्य तरंगों की सहायता से रात में क्या करता है? रात में उड़ता है। उड़ता है। तो इतनी विशेषताओं से लैस है ये चमगादड़ आपका। आगे आ जाइए। हिमेटोलॉजी किससे संबंधित है? ऊतक, विषाणु, जीव द्रव्य। हिमेटोलॉजी कोशिका, हेमेटो हेमो ऊतक है। ऊतक विज्ञान है ये, हिमेटोलॉजी, या हिमेटोलॉजी हो सकता हो ये, हिमेटोलॉजी ही मिला था। ऊतक विज्ञान है ये। और विषाणु जानते ही आप हैं, विषाणु को क्या उसे विज्ञान बोलते हैं? वायरोलॉजी, इसको क्या विषाणु विज्ञान वायरस, बोलते वायरस। हैं? वायरोलॉजी बोलते हैं इसको, वायरोलॉजी, वायरोलॉजी करके इस तरह शब्द इसका बनता है ये है। और कोशिका को क्या बोलते हैं, कोशिका विज्ञान को क्या बोलते हैं? बोला मत। साइटोलॉजी। साइटोलॉजी बोलते हैं, साइटोलॉजी। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। भाई नस वाला विज्ञान है, नस विज्ञान है ये, नब्ज विज्ञान है, न्यूरोलॉजी। न्यूरो ये नब्ज विज्ञान है, नस का विज्ञान है न्यूरोलॉजी। नहीं हाँ, पता न्यूरोलॉजिस्ट है। न्यूरोलॉजिस्ट माने क्या होता है? नस, जो नस की जानकार उसको हाँ न्यूरोलॉजिस्ट हाँ, बोलते हैं। होता तो है, लेकिन शायद वही अंतर तो है, शायद लेकिन नहीं, शायद यही है। नहीं, देखिए इसमें ऑर्कोलोलॉजी करके यहाँ पे है। ऑर्कोलोलॉजी को कैंसर विज्ञान के नाम से जानते हैं, कैंसर संबंधी अध्ययन इसमें होता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा आपका, यहाँ 22 का सी सही है। और न्यूरोलॉजी में जो न्यूरोलॉजिस्ट, ये मुख्य नस नसों विज्ञान है, संबंधी। नसों संबंधी विज्ञान है। अगला है वंशागति के नियमों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? वही प्रश्न दोबारा आया है, आनुवांशिकी। और इसको हम अनुवांशिकी कहेंगे। और इसको और क्या बोलेंगे? अनुवांशिकी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको जेनेटिक्स कहते हैं इसको, जेनेटिक्स। अनुवांशिकी को अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स का मतलब होता है अनुवांशिकी, अनुवांशिकी का अध्ययन इसमें होता है। अगला पे आ जाइए। हेलो। चलिए पुनः एक बार शुरू करते हैं। तो स्क्रीन दिख रही सभी लोगों को?
क्या सबको स्क्रीन नहीं, दिखाई पड़ रही है? नहीं दिखाई पड़ा। एक मिनट। चलिए, कटरेजी स्क्रीन नहीं दिख रही है ना? नहीं। चलिए एक बार पुनः हम जुड़ते हैं कैंसिल होकर के। चलिए, तो प्रश्न हमारा यही था कि सबसे बड़ी झील कौन सी है? झील आपकी कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर हो जाएगी। ये सबसे बड़ी झील है। तो कहाँ बताओ, इसकी स्थिति कहाँ पे है, कहाँ पर है? रूस में। दक्षिण दक्षिण अफ्रीका। ये होता है। हाँ। कोई और बता दे कहाँ पर है झील है कैस्पियन? रू, रूस में है। किस महाद्वीप में है? किस महाद्वीप में है ये झील? देखिए, एक जवाब तो सही आपका है, रूस में है ये। एशिया महाद्वीप। महाद्वीप की बात करेंगे तो आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा ये। महाद्वीप में। एशिया का कुछ पोर्शन, ये कुछ पोर्शन जो है, मतलब कुछ यूराल पर्वत से जो कटता है, यूरोप जहाँ शुरू होता है वहां से यूराल पर्वत और बैकाल झील, तो इधर का पोर्शन जो आपका आता है आपके एशिया में, रूस का आधा से ज्यादा पोर्शन जो आपके एशिया में ही आता है। तो कैस्पियन सागर कहाँ पर है? कैस्पियन सागर एशिया में ही है। तो क्या उसमें विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। दोनों चीजें याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप में है, सबसे बड़ी झील उसमें पड़ती है। और रूस जो है आपके यूरोप में भी है, आपके जो है एशिया में भी है। और यहाँ देखिए कि लिखा हुआ जो एग्जाम और देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सुपीरियर झील लिखा हुआ है। बताओ कहाँ पर है ये, और क्या इसके बारे में क्या विशेष चीज है, इस झील के बारे में क्या विशेष चीज है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और यह जो है कनाडा और उत्तरी अमेरिका के बॉर्डर पर है। ज्यादातर इसका भाग जो है उत्तरी अमेरिका में है। मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में है ये, मीठे पानी से बड़ी झील है। तो दोनों चीज याद रखिएगा। ये बताओ झील कहाँ पे है? विक्टोरिया वो है न्यांजा, तो न्यांजा कहाँ पर है? विक्टोरिया विक्टोरिया। झील बता दीजिए, झील मानिए इसको आप, मान लीजिए यहाँ पे झील लिखा हुआ है, अब बताइए कहाँ पर है ये? तब तो विक्टोरिया झील तो आपका ये भी वहीं हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में। और कोई बताए, और कोई बताए? नहीं, विक्टोरिया, नहीं, कैस्पियन, याद नहीं। विक्टोरिया। इतनी बार बताया गया इसको है, या तो कुछ किया करिए। नील नदी यहीं से निकलती है। हाँ, तब तो ये विक्टोरिया अफ्रीका में झील। हो जाए, दक्षिण अफ्रीका में। नील नदी यहीं से निकलती है, दक्षिण अफ्रीका में है ये। तो नील नदी कहाँ गिरती है? नील नदी गिरती कहाँ पे है, उसका मुहाना कहाँ पे है? अरे, चलिए बोल अटलांटिक गया, महासागर में। भूमध्य सागर में गिरती है, भूमध्य सागर। नील नदी विक्टोरिया से निकलती है और भूमध्य सागर में जा गिरती है। चलिए अगला आ जाइए। देखिए वो प्रश्न का जवाब ऊपर ही था, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो देखिए ये सुपीरियर। झील आपकी यहाँ पर है, इसको सही कर लेंगे आप। अब देखिए बैकाल झील का नाम विशेष रूप से दिया यहाँ पे, विश्व की सबसे गहरी झील है ये। विश्व की सबसे, मतलब पूरी गहराई की बात करेंगे तो सबसे गहरी झील आपकी बैकाल झील है। और समुद्र तल से बात करेंगे तो आपका डेड सी है, मृत सागर है आपका, जो सबसे बड़ी झील आपकी। अगले प्रश्न पे आ जाइए। विक्टोरिया झील अवस्थित है, देखिए आ भी गया वही आपका प्रश्न आपका। अब बता दीजिए, सही करिए कहाँ पर है ये? तब तो अफ्रीका हो जाएगा, ये लेकिन पूर्वी अफ्रीका ये दिया है। वाला ऑप्शन पूर्वी अफ्रीका में है ये। चलिए, अगला प्रश्न है, थोड़ा बड़ा कर लेता है इसको मैं, बड़ा करना उसके बहुत हो रहा है।
कनाडा, एक मिनट। कनाडा मैंने बड़ा हम लोग कर लिए। नहीं नहीं, बड़ा आप कर रहे हैं, बड़ा मैं भी कर ले रहा हूँ, बड़ा आप लोग, बड़ा मैं ही कर ले रहा हूँ। चलिए, यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल है, ये तो ये आपका बेसबॉल है, यूएसए का बॉल बेसबॉल है, है। ये आपका आपका कार्सबॉल है। तो कुछ खेलों के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। आपका यहाँ पे यूएसए का बेसबॉल आपका है। तो यूएसए में क्या खेलते हैं लोग? बेसबॉल खेलते हैं। कहाँ से लगे भैया, बड़ी मुसीबत है क्या करनी है। प्रश्न नंबर 6 यही था। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, हॉकी, क्रिकेट है कि हॉकी है, कबड्डी है, शतरंज है, क्या है? भारत का इंग्लैंड दोनों का, भारत का और पाकिस्तान दोनों का, और भारत पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या आपका है? हॉकी ही है। हॉकी। थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसका स्टाइल जो है लेना पड़ेगा पुनः। चलिए, तो भारत का जो है, भारत और दोनों का राष्ट्रीय खेल कौन सा आपका हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा। भारत का और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल कौन सा? हॉकी है। और अगले प्रश्न पे आते हैं अब। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? जो भारत की मुख्य, उसकी दक्षिणी सीमा कौन सी है? तो 6.4 डिग्री है उत्तरी अक्षांश, 4.4 उत्तरी अक्षांश है। क्या ये सही 8 करेंगे इसमें से आप? सी वाला 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत के, देखिए, दक्षिणी सीमा की बात कर रहा है। बताओ कौन सा राज्य यहाँ पे स्थित है? इस पर कौन सी जगह बताइए, जगह का नाम बताइए। क्या तमिलनाडु, कौन सी जगह है? जगह का तमिलनाडु नाम का बताओ, फिक्स किया। वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी है। और भारत की मुख्य स्थल सीमा ये है। और लेकिन अगर पूछता कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब बताइए क्या जवाब देंगे आप? तब और आपका कितना अंडमान पॉइंट पे है? निकोबार में हो जाएगा जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ग्रेट निकोबर है, ग्रेट निकोबर है वो। हाँ, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबर है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। 6.8 शायद है वो। 6 4 है वो, दशमलव 8 है। चार नहीं, 4 है कि 8 है वो? हाँ, 6.4 है अंडमान निकोबार। चलिए। और ये भी जो है 8.4 है। चलिए ठीक है, तो वही होगा। 6.4 आपका है। इस तरह से आप जो है, देखिए यहाँ पे है, ये वाला ऑप्शन में लग रहा है कि इसको सही करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए भाई, दुविधा में डाल नहीं, रहा है मैंने, ये तो ऑप्शन है। नहीं, चलिए ठीक है, ये वाला देखेंगे। सी वाला सही होगा। मुख्य भूमि दिए है। मुख्य भूमि तो यही सही है, मुख्य भूमि के लिए यही सही करेंगे आप। लेकिन अगर आप दक्षिणतम बिंदु की बात कर लेगा, तो 6.4 होगा, 6.4 सही करिएगा। लेकिन देखिए, डी वाला ऑप्शन सबसे अच्छा इस तरह पूछता है। दक्षिण मुख्य, अगर मान लो यहाँ पूछ दे भारत की दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, तो यहाँ पर आप तब वहाँ डी वाला ऑप्शन के अगल बगल बिल्कुल है उसके। देखिए यहाँ पे उत्तरी अक्षांश है, 6.48 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको सही कर लेंगे वहां पे। लेकिन 6.4 अगर 4 सही करिएगा। अगला है, रुकिए भाई, प्रश्न एक छूट गया पहले वाला, उसमें का अगला प्रश्न, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय मानक समय आधारित है, 8 अंश पूर्वी देशांतर। सबको पता बता दीजिए, सबको पता होना चाहिए। 82.5 अंश क्या सही पूर्वी है? देश। देखिए, साढ़े है, एक पश्चिमी देशांतर लिखा हुआ है, एक पूर्वी देशांतर लिखा हुआ है। तो क्या सही, के दोनों से करेंगे? पूर्वी। इसको पूर्वी, किसको? पूर्वी 82.5 भाई, सी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सी वाला सही करेंगे। देखिए, भारत जो स्थित आपके ग्लोब में होती है, पूरब उसको में। लेकर के जो ग्लोब बनता आपका है, उत्तर पूर्व। ग्लोब में भारत जो है 82.5 इस पे है, ये वाला पोजिशन भारत। इधर 82.5 जो है, आप जानते हैं कि 37 से है, और 92.97.4 तक पहुंचता है। जो है अफ्रीका रेखा 97, भी जो पहुंचती है 25। 0.7।
तो यहाँ तक पहुंचता है। तो बीच वाली रेखा आपकी पड़ती है। और जगह का नाम बताओ, कौन सी जगह है जहाँ पे आपको समय लिया गया है? जगह बताइए। मिर्जापुर नैनी। मिर्जापुर तो फिलहाल अलग जगह हो जाती है। नैनी मुख्य रूप से इलाहाबाद की नैनी जगह मानी जाती है, और मिर्जापुर का भी माना जाता है। नहीं, ये उसका हाँ, पढ़े हम जो है तो मिला, उसका डिटेल में यही मिला कि जो मुख्य रूप से मिर्जापुर से गुजरती, लेकिन जब पहले विदेशी थे तो उसको यहाँ पे इसको मान के चलते थे, नैनी को इलाहाबाद में। वास्तविकता। चलिए चलिए, तो मिर्जापुर मानिए, लेकिन परीक्षा में देशांतर में नैनी का नाम देता है, इलाहाबाद का नैनी देता है। तो ये भी हम्म। मानिएगा, मिर्जापुर का नैनी अगर सही है तो नैनी मानिएगा। अगर परीक्षा में जिस परीक्षा के ऑप्शन के हिसाब से उसका दीजिएगा। आ जाइए अगले प्रश्न पर आ जाइए। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार, एक मिनट, कल प्रश्न हो गया बड़ा है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, क्या सार था उसका? प्रांतों के राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम तो अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों की वोटों की शक्ति। सी सी तो 1909 में ये हिंदू मुस्लिम को बांटने की प्लानिंग थी इनकी यहीं पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में। तो आपका प्रत्यक्ष हिंदू निर्वाचन। मुस्लिम को अलग अलग व्यवस्था किए थे यहाँ पे लोग। हाँ, यहाँ से है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा आत्मा की आख्या प्रदान करता है? मतलब आत्मा किसे कहते हैं संविधान की? प्रस्तावना। तो इसका जवाब देखिए, प्रस्तावना एक है, मौलिक अधिकार है, निर्देश तत्व है, संविधान के सभी अनुच्छेद हैं। इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? इसका जवाब प्रस्तावना सही कर लेंगे, लेकिन दो चीजें देखिए, दो प्रश्न बनते हैं यहाँ से। एक यहाँ पे अम्बेडकर के मौलिक अनुसार जवाब अधिकार तो होना चाहिए। नहीं, नहीं, मौलिक जब अधिकार में आपका जो है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को अम्बेडकर ने कहा है। तो पूरा मौलिक अधिकार नहीं इसमें। प्रस्तावना इसी, को लेकिन आत्मा ये जो जो है जवाब प्रस्तावना में, जवाब प्रस्तावना से है सर। हाँ, प्रस्तावना हाँ से बताइए। प्रस्तावना तो यहाँ से सही, लेकिन इसको जो बाद में संविधान का अंग जो जोड़ा गया, अब अगर इसमें तो देखें जो प्रस्तावना जोड़ा गया बाद में, उसको तब तक जब तक इसको नहीं समझा गया कि मतलब जब संशोधन करने की बात आई तब तो इसको जो है संविधान का अंग माना गया। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से मौलिक अधिकार से भी बनता है। देखिए, मुख्य रूप से अगर मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार तो यहाँ बिल्कुल नहीं जवाब इसका रहेगा। इसका जवाब आप एक वाला ही सही करेंगे। मौलिक अधिकार में अगर यहाँ पे देता है क्या, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, उसको उसको अम्बेडकर ने आत्मा कहा है। ये प्रस्तावना वाला जो शब्दावली यहाँ पे है, इसको जवाहरलाल नेहरू ने आत्मा कहा। मुख्य रूप से अगर प्रस्तावना दिया हुआ है और किसी के नाम नहीं उसमें अगर है, तो इसको आप इसी को मान के आप आगे बढ़ेंगे। सही जवाब आपका जो है मेरा वाला ही रहेगा। और मौलिक अधिकार में अगर आपका उसमें देता है कि अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, या उसमें मात्र प्रस्तावना को ना दे करके अगर उसको देता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तब उसको आप जो वहां पे सही कर लेंगे आप वहां पे। लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से प्रश्न के हिसाब से आपका जवाब सही क्या होगा? प्रस्तावना यहाँ पे सही करेंगे, प्रस्तावना यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला यहाँ पे है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, निर्देशक तत्व पर, किस पर ज्यादा ध्यान दिए थे लोग? मौलिक अधिकार। तो इसी मौलिक अधिकार को लेकर के जो आत्मा का टेक्स्ट बुक पे मैं टेस्ट दिया तो वहां पे मिला था, लेकिन अब क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है अंतर रहा हो, नहीं, अंतर लेकिन नहीं, यहाँ पे जो आपका सही, हाँ बताइए। थोड़ा सा अंतर होगा, काहे कि जो है उसमें भी वही था मैटर, वो तो इसको सही किया था, उस व्याख्या दिया था, लेकिन अब वो हमको याद नहीं आ रहा है उसको। और यहाँ पर प्रस्तावना सही किया हुआ है, ग्रहण समय का प्रस्तावना सही किया है। यहाँ पे सबसे अधिक ध्यान जो है प्रस्तावना पर दिया था लोगों ने, नहीं, ये सही किया हुआ है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है डी, इन शब्दों, हम भारत के लोग। लोकतंत्र हम में भारत के भारत, लोक गणराज्य, लोक संप्रभुता, हम भारत के लोग। जी।
हम इसमें क्या भारत सही के लोग। करेंगे? हम भारत को डी ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे आप लोग, डी सही हो जाएगा। तो प्रश्न उल्टा ऊपर नीचे हो रहा है, समस्या यही है, स्क्रीन बड़ा करने की है। देखिए पीछे आगे प्रश्न हो गए। आप छोटा कर लीजिए, हम लोग बड़ा कर लेंगे अपने यहाँ, तो सही रहेगा। चलिए ठीक है, इतना हम कर लेते हैं। इसमें है आपका 1922 निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? उद्गार किसने व्यक्त किया था? महात्मा मोतीलाल गांधी। नेहरू ने, कृष्ण गोपाल, बाल गंगाधर तिलक ने? महात्मा गांधी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए ही सही है, बिल्कुल जवाब सही आपका है। महात्मा गांधी ने उद्गार दिया था ये 1922 में, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश शासन ने यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का गठन किया जाए? एन राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। यम राव, 1924 में यम राय। तो यहाँ पे जवाब सी वाला सही किया यहाँ पे। मोतीलाल संविधान नेहरू ने सभा की यहाँ मांग, पे संविधान निर्माण के लिए सब। किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई भारतीय संविधान निर्माण के लिए? हाँ हाँ हाँ, सही है। यहाँ पे मोतीलाल नेहरू जवाब सही है। 1935 का जो अधिनियम बना था, संवैधानिक अधिनियम बना था, तो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में थे मोतीलाल नेहरू उसमें। अगला प्रश्न आपका है 41 नंबर का, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर यमेन राय सही जवाब आपका यहाँ पर है, यमेन राय यहाँ पर सही जवाब इसका है। सी वाला ऑप्शन यहाँ सही कर लेंगे आप इसको। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। चलिए अब प्रश्न कुछ इतिहास से प्रश्न ज्यादा है, इसमें इतिहास से हिंदी प्रश्न ज्यादा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ऋग्वैदिक की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विद्वत और परिषद? सभा थी सर। सभा। यहाँ पर विदत लिखा हुआ है, विदत सही किया था। विदत माने क्या होता हमको भी नहीं पता है। विदत तो कहीं मिला ही नहीं ऋग्वैदिक में, सभा समिति मिला, परिषद मिला, लेकिन विदत सभा समेत दोनों बहनें कही गई हैं, लेकिन वहां पे जो प्रश्न जानो देखा था मैंने, वहां पे विदत सही किया था वहां पे इसको। और संस्था के रूप में इन पता नहीं कैसे वहां विदत सही किया था, और उसको मैंने जो प्राचीनतम जो सभा और समिति का नाम आता है यहाँ पे है, तो बिल्कुल सही है, लेकिन वहां विदत सही किया था, देखा था मैंने इसको प्रश्न को। अगला देखिए यहाँ पे है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? इतरेण ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ और पंचमी? बी ऑप्शन सही है। इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, शतपथ ब्राह्मण है। और अभी इसके पहले एक प्रश्न मिलेगा आप लोगों को, मिला भी होगा, जब हमने जो बनाया था संस्कृत से, जो संस्कृत साहित्य के इतिहास में, तो वहां प्रश्न मिला था इतरेण ब्राह्मण को लेकर के। वहां पे गोमेघ या अश्वमेघ यज्ञ को लेकर वर्णन जहाँ मिलता है, ब्राह्मण है वो, वहीं पर प्रथम बार यज्ञ विधान और बाकी अश्वमेघ यज्ञ मानव यज्ञ को लेकर वर्णन जहाँ मिलता है, आपका इतरेण ब्राह्मण है। तो जो वेद आपके ब्राह्मण बनाए गए हैं, और इसको जानते हैं आप, इसको लिखने वाले सब कौन है? लोग कहते हैं ईश्वरी है ये। और ईश्वरी माने कौन है? ब्राह्मण बाबा लोग ही लिखे, ऋग्वेद हो चाहे यजुर्वेद हो चाहे सामवेद, जो भी वेद है शुरुआत के लिखने वाले वही लोग थे। वही लोग अपनी इच्छा जो भी चाहे वहां लिखते गए, बाद में सिद्ध किए कि नहीं ये सब ईश्वर ने बनाया है, इसको गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने धरती को ला गए हैं, और इसी को पढ़ते रहिए। इसी तरह से मुसलमानों ने कहा कुरान गॉड गिफ्टेड है, ईसाइयों ने कहा बाइबल गॉड गिफ्टेड है, लेकिन धरती पर कोई जिसको भगवान ने लिखा हुआ है, सब कुछ लिखने वाले हमें आप में से कोई व्यक्ति है जो इस तरह था, बुद्धिमान था, समझदार था, उसने सोच समझ करके सारे लिख दिए, तो हम लोग उसको मानते हुए
भगवान का मान करके भगवान जोड़ने का उद्देश्य होता है ताकि उसको आप मानने लगे उसको आप। चलिए अगला प्रश्न आपका यहाँ से, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, किसमें आई थी? ऋग्वैदिक काल। आप काल यहाँ पे है उत्तर वैदिक काल। और अभी भी कुछ जगह तो मैं देखा हूँ कि हमारे सिद्धार्थनगर में यहाँ पे गोत्र में शादियां लोग करते हैं, गोत्र के बाहर नहीं जाते हैं। रामानंदी गोत्र किसी का है, किसी का जो है हल्दिया गोत्र है, किसी कोई गोत्र है, तो रामानंदी हम शादी करेगा। हल्दिया वाला जो लेकिन है, हेलो हाँ बताइए। हेलो अच्छा, उत्तर वैदिक हाँ काल में बोलिए तो बोलिए। हुआ था जो जन्म के आधार पर, लेकिन उसके पहले जो ऋग्वैदिक काल था उसमें तो पहले कर्म के आधार पे था ही। तो वो अलग चीज है, वो जो तो उत्तर अलग चीज है। वैदिक काल आया इससे कार्यों, में जो सुनिए पहले, ऋग्वैदिक काल इसमें में कार्यों का बंटवारा जो है, कार्यों का बंटवारा कार्य के जो है आधार पर कि उनका मतलब कर्म के अनुसार क्या किया, देखना। कर्म के अनुसार किया गया। गोत्र अलग चीज है, गोत्र में पुनः उसमें गोत्र बनाए गए। जैसे मान लीजिए ब्राह्मण कोई हुआ तो उसमें ब्राह्मण में दुनिया गोत्र है। जैसे मान लीजिए मौर्य हुए तो मौर्य में अलग गोत्र, जैसे मान लीजिए हुए तो उनके गोत्र अलग अलग बनाए गए। ये चीजें अलग अलग है। जैसे मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में जो, भाई बहुत जानकारी इसके बारे में हमको नहीं, बहुत पढ़ा इसके बारे में नहीं हुई मैं, लेकिन जो जहां से पढ़ा वहां जो मिला हमें, उत्तर वैदिक काल में जो है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी यहाँ से। तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन का बताने का उद्देश्य समझिएगा कि इसे मान लीजिए हमको फंसा दी, 4 गोत्र बना दिए हमारे, तो हमारे लिए कहे कि आप अपने गोत्र में ही शादी करेंगे, बाहर करेंगे भ्रष्ट हो जाएंगे आप। मतलब रामानंदी में, हल्दिया में, और भी कई गोत्र यहाँ बने हुए। हमारे यहाँ गोत्र वोत्र नहीं है, सिद्धार्थ अम्बेडकर नगर में यहाँ गोत्र बने हुए हैं। अपने गोत्र में लोग शादी ढूंढते। और समस्या क्या खड़ी होती है, आप अनुमानसिकता गुण पढ़िए, आप राम क्या नाम है गेकर जयमंडल को पढ़िए, वो साफ साफ बताता है कि अगर आपकी शादी जो है अपने कुल अपने संबंध में ही होती है तो आपको जो है अनुमानसिक रोग जो है तेजी से पकड़ते हैं। और आपके जो है कि जो आगे जो नई जो जनरेशन आएगी आपके जो है वो बढ़िया नहीं होने वाली है। और अपने गोत्र के बाहर शादी कर, तिवारी पांडे में करेंगे, पांडे जो अध्याय में करेंगे, उपाध्याय बाकी में करेंगे। ये थोड़ा समझने वाली बात हमें है। मतलब अपने हमको रोकते हैं, तो जानते हैं कि इससे फंसा रहेगा ताकि कमजोर रहेगा, ये मजबूत नहीं हो पाएगा, इसके बच्चे कमजोर पैदा होंगे, रोगों से घिरा रहेगा, समस्या बीमारियों में फंसा रहेगा, इसके संबंध दूर दूर नहीं बनेंगे, मतलब इसके संबंध प्रगाढ़ नहीं होंगे। तो सारी चीजें जान करके हमको व्यवस्था किया हुआ है। तो मतलब ये समझने वाली बात है कि हमको शादी विवाह का जो संबंध है प्रयास करिए दूर बने और गोत्र में ना बने। अगर संभव हो तो हर यादव कर लीजिए, चलने वाला है। मौर्य हो तो यादव में कर लीजिए, यादव हो तो वर्मा में कर लीजिए, और बढ़िया हो जाएगा। लेकिन कम से कम अपने गोत्र में बिल्कुल मत करिए। अगर इस चीज को, विज्ञान को अगर समझते आप हैं, बाकी को समझ कोई बात नहीं, अगर विज्ञान समझ रहे हैं अगर आप हैं, अगर गेगर जान मंडल को पढ़ रहे हैं तो कम से कम अपने अंदर सुधार जरूर लाइए। आगे आ जाइए, अगला यहाँ पे है महाकाव्य काल। महाकाव्य काल के बारे में कोई समस्या नहीं है। महाकाव्य काल में मुख्य रूप से तो आपके रामायण महाभारत, आप जो आपके शुरुआती ग्रंथ जो आपके हैं इसमें मुख्य रूप से आते हैं। संस्कृत यहाँ पे थी। सबसे प्रथम ग्रंथ के रूप में जो प्रसिद्ध आपका महाभारत है, इसको चतुर्विंशत संहिता के नाम से जानते हैं, आदि ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, 3 पर है यहाँ पे। जैन परंपरा के अनुसार जैन में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। 24 हुए। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें कौन थे? भारत। कौन 23वें कौन थे? ऋषभ देव शायद थे। 23वें ऋषभ देव। ऋषभ देव थे सर। चौथा आपके जो है क्या नाम है, महावीर प्रसाद, महावीर थे। द्विवेदी नहीं जोड़िएगा इसमें। स्वामी महावीर प्रसाद थे। जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के जो है कि मतलब वास्तविक मानिए, चाहे 23वें गुरु के 23वें के बाद 24वें नंबर पे हुए थे। और ये 49वां नंबर प्रश्न आपका, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। जो त्रिपिटक माने होता है, त्रि माने 3, पिटक माने होता है टोकरी, 3 टोकरी। यहीं से एक क्वेश्चन दिया था। हेलो, हाँ
हाँ बताइए। दिया था जो है बौद्ध धर्म के लोग जहाँ पर धार्मिक कार्य करते उसको कहा जाता है बुद्ध विहार, चैत्य, ये सब करके आपने था। तो इसमें धार्मिक कार्य वाली बात अगर आपकी है कि बुद्ध विहार में तो बुद्धों के रहने की जगह है। चैत्य जो बनाए गए थे, चैत्य बुद्ध विहार, और क्या था बताइए उसमें। हो सकता है चैत्य वाला ऑप्शन क्वेश्चन सही था यहाँ पे हो। चैत्य वाला, क्वेश्चन जो था, बौद्ध भिक्षु प्रार्थना करने के लिए जिन सभा कक्षों का उपयोग करते हैं उन्हें कहा जाता है। चैत्य वाला ऑप्शन सही होगा वहां पे। ध्यान जी दीजिएगा, स्तूप का संबंध जो है वो, स्तूप का संबंध गौतम बुद्ध की जो अस्थियां जहां जहां पे रखी हुई है, जहां पे उसको मंदिर बने, उसको स्तूप कहा गया। और चैत्य का मतलब, चैत्य को पूजा गृह कहते हैं। चैत्य, हाँ बिल्कुल सही आपका जवाब है, चैत्य को पूजा गृह कहते हैं। और बिहार जो थे बौद्धों के रहने के स्थान थे। और सबसे अधिक बिहार जो है बिहार में बने थे, अशोक ने बनवाए थे, उससे बिहार के नामे पड़ गया उसका। और त्रिपिटक शब्द यहाँ पे है, त्रिपिटक। त्रिपिटक मतलब होता है तीन पिटक। तीन पिटक, सुत्त और अभिधम। विनय पिटक, धम्म पिटक और सुत्त पिटक। तीन पिटक आपको, तीन टोकरियां हैं। तीनों में जो है बौद्ध धर्म के ज्ञान का संग्रह है। किसी में जो है कि गौतम बुद्ध के ज्ञान का संग्रह है, किसी में चर्चा है, किसी में, तो तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये किस धर्म बताइए, किस धर्म का है ये त्रिपिटक? किस धर्म का है, बौद्ध किस धर्म। धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध गौतम बुद्ध का धर्म। संबंध बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म का ग्रंथ हो जाएगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। जी। बारे में, तीनों के बारे में जानना, तीनों बारे में प्रश्न पूछा कि किसका संबंध जो है कि पूजा से है, किसका संबंध है भिक्षुणियों के बाकी चीजों से है। मतलब अलग अलग, तीनों के अलग अलग विषय उसके हैं। तो उसके बारे में बहुत में याद नहीं है कैसे कैसे क्या विषय उसके हैं। तो ये जानिएगा कि मतलब त्रिपिटक के तीन, जो आपको तीन पिटक है, उसमें तीनों के अलग अलग विषय है। किसी में पूजा का वर्णन है, किसी में रहन सहन की व्यवस्था है, किसी में कुछ और की व्यवस्था है। तीनों चीजें अलग अलग है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर, तीन। कुशीनारा, कुशीनगर। कपिलवस्तु में, पावा में, कुंडल ग्राम में। उसी तो कुशीनगर। जवाब आपका सही हो जाएगा, ए वाला जवाब सही। ए। कुशीनगर में, कुशीनगर में ही इनका जो है कि मृत्यु इनकी हुई थी। और निर्माण प्राप्त नहीं हुआ था। कुशीनगर जाएंगे तो इनका मंदिर बना हुआ है कुशीनगर में। और मल्ल, नहीं नहीं क्या बोल रहे हैं इसको, है कौन गणराज था ये? मल्ल गणराज, मल्ल। और वहीं पर अंतिम में सुकाते लोग सुअर का मांस खाए थे। जो सुकर बुद्ध जो मांस। है वहां पे बिल्कुल जो है कि आवाज कहाँ से आ रही है? अपना माइक जरा सही कर लीजिए भाई, आवाज अपना माइक सही कर लें ताकि आवाज ना आए बेवजह की। राजेश भाई, राजेश जी। जी सर। अब आपके यहाँ से आवाज किस तरह की आ रही है? शायद टंकी कोई चल रहा है, कुछ और समस्या है, तो थोड़ा सा माइक सही कर लीजिए। चलिए आ जाइए। तो कुशीनारा जगह है वो, कपिल वस्तु में मल्ल गणराज था वो। और कपिल वस्तु के बाद में राजधानी थी इनकी, शाक्यों की राजधानी थी। आपके सिद्धार्थ नगर में है ये। पावा, पावा में क्या बता हुआ था? पावा का संबंध किससे है? पावा का संबंध किससे है? पावापुरी का। यहाँ पर पावपुरी। महावीर प्रसाद मरे थे। महावीर क्या नाम? पावा में महावीर मरे थे, जैन धर्म वाले। और पावपुरी। कुंडल ग्राम बताओ, कुंडल ग्राम बताइए क्या है? कुंडलग्राम किसी का जन्म है? लुम्बिनी के कुंडल गांव में जन्म किसका हुआ था? उनका इन्हीं का हुआ था, गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का। लुम्बिनी के जो वर्तमान नेपाल में जो है लुम्बिनी, और लुम्बिनी के कुंडल ग्राम में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। पावापुरी में महावीर मरे थे, जैन धर्म वाले। कपिल वस्तु राजधानी थी शाक्यों की, मतलब मौर्यों की, सिद्धार्थ नगर में है। कुशीनगर आपका जो है मल्ल गणराज में, जहां जाके मरे थे। अगला प्रश्न पे आ जाइए अब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ?
मतलब उनके आने का क्रम क्या है, किस क्रम में आए थे वो लोग, बताना आपको, इसमें सही करना है, मिलान करना आपको यहाँ से। पुर्तगाली पहले कौन पहले आया, बाद में कौन पुर्तगाली आया, आए, कौन कैसे आया। फिर डच आए। तो ये ABCD मिलाइए, कौन सही करेंगे। पहले पुर्तगाली नंबर है, सही है, सब में नंबर 1 पुर्तगाली है। उसके बाद सभी में है, मुझे पता है। देखिए दूसरा नंबर भी सब में है, तो दूसरा वाला भी सही है। 1 2 3 दूसरे नंबर का ब्रिटिश जो है ये भी सही किया हुआ है। अब तीसरे नंबर पे समस्या है, ये तीसरा सही है कि नहीं ए सही है। वाला करिए। भारत में आगमन हुआ पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, स्टैंडर्ड, स्वीडिश। इसमें किसी में सब लिखा, किसी में कुछ कम किया हुआ है। 4 5 7 इसमें सभी सही किया हुआ है। कैसे सभी सही हो गया, समझ में हमारे नहीं आ रहा है। सही तो है, सब पुर्तगाली सही भी है। आए थे, डच भी आए थे, फ्रेंच, अब सब बताओ लोग सही आए थे। कैसे है, बताओ सही कैसे, सही बताओ कैसे है, सब सही है, सही कैसे है। देखिए इसीलिए नंबर तो 1 सब पे सबका लोग। सही है, देखिए नंबर 2 सबका सही है, और सीरियल से ही जो है, सीरियल से ही सब है, ये सब सीरियल से ही है। अब नंबर 3 देखिए यहाँ पे है, तो नंबर 3 यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 2 के बाद 4 का नंबर है, तो 4 भी सही है। फिर देखिए 5वां नंबर है, तो 5वां नंबर तो यहाँ चौथा नंबर नहीं लिखा है, मतलब एक तरह से सब जो है सभी क्रम में ही है। तो आपका पहले कौन आया था, पहले पुर्तगाली आए, बाद में ब्रिटिश आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद डेनिश आए, उसके बाद फ्रेंच आए, उसके बाद फ्लेंडर्स आए, उसके बाद स्वीडिश आए। क्रम बिल्कुल क्रम से ही सब है, मतलब सब सही है। अंतिम वाला डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे क्रम से ही लिखा हुआ, सब सही है। और आने का जो क्रम इनका यही है, पी, पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लेंडर्स और स्वीडिश। सबसे पे स्वीडिश आए थे। और सबसे पहले कौन आया था, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा कहाँ का था, वास्को डी गामा कहाँ का था, पुर्तगाल का था भाई, पुर्तगाली कहा गया उसको। कहां पर बताओ, पहले कहाँ आया था वो सबसे पहले। भारत में सबसे पहले पुर्तगाल, मतलब वो वास्को डी गामा कहाँ पे आता है, कालीकट के तट पर। राजा जमेरियन शासक था वहां का, उसने उसका स्वागत जी करता जी। वही। तो प्रथम बार वास्को डी गामा काली तट पर राजा के शासनकाल में भारत आया था। जमेरियन ने उसका शासन स्वागत किया था। चलिए अगला प्रश्न है, पहले कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे बाद में पुर्तगाली गए। सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे बाद, तो ऑप्शन क्या सही करेंगे, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क, ये वाला बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसी ने गोवा पर अधिकार किया प्रथम बार। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन शोर, वारेन हेस्टिंग्स, वॉरेन लॉर्ड हेस्टिंग्स। मैक्यू। सी तो ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा सही करेंगे, सी। तो ऑप्शन सी सही आपका है। भारत का जी। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन प्रथम हेस्टिंग्स। गवर्नर कौन था, तो प्रथम गवर्नर कौन था, दोनों चीजें अलग अलग है ना। प्रथम रॉबर्ट गवर्नर क्लाइव। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव है सर। तो प्रथम आपका रॉबर्ट क्लाइव है। जी जी। और गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो वहां पे आप वारेन हेस्टिंग्स सही करेंगे। जी। अगले प्रश्न पे आ जाइए, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी है, इस्लामी है, कि मिश्रित। स्वतंत्र है व्यवस्था, एक मिश्रित व्यवस्था है। मिश्रित। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी और साम्य दोनों का मिक्स रूप है ये। और वर्तमान में पूंजीवादी ही पूरी तरह से सरकार सरकार बनी रह गई। पूंजीवादी सरकारी व्यवस्था में क्या होता है कि सरकार के मतलब हाथ में होती है,
पूंजीवादी व्यवस्था क्या होती है, उद्योगपतियों के हाथ में होती है। वर्तमान में बेचने वाला काम चल रहा है, इस तरह से बिकता रहा तो बाद में क्या हो जाएगा, सारी व्यवस्था जो अर्थव्यवस्था में ये पूंजीवादी व्यवस्था ही पूरी तरह से हो जाएगी, और पूंजीवादी इसको चाहे उसको रखेंगे, इसको चाहे उसको बाहर निकाल देंगे, नौकरी सेवा बाकी चीजों में। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, पुनः सरकार को बधाई है, सत्ता में सरकार पुनः आई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो इसका देखिए यहाँ पे जवाब है, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, दोनों क्षेत्रों, दोनों के मिक्स के योग से जो भी चीज बनती है। आपका इसमें 55 का 20 सही हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन। जो योजना जो सरकारी योजना है और निजी सह अस्तित्व से बने। इसमें जो शेयर होता है, मतलब सरकारी शेयर 50 से ज्यादा 51% से कम नहीं रहेगा सरकार का शेयर, और बाकी कंपनियों का शेयर 49% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो भी आज आकर के मिश्रित व्यवस्था बनती है, मतलब सरकार जो इसमें मालिक रहती है और बाकी पूंजी जो है अंडर में काम करते हैं। तो सरकार की जो व्यवस्था मतलब शेयरिंग कंपनी में 50 से ज्यादा होती है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती क्या होती है, मतलब किस गिनती में आता है भारत? पिछड़े राज्यों में है कि विकसित राज्यों में है, विकासशील राज्यों में है कि विकसित राज्यों में है? विकासशील। ये विकास वाले में सी वाला ऑप्शन सही कर देंगे यहाँ से आप। अगला प्रश्न पे आ जाइए। भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत कृषि में लगा हुआ है? ऑप्शन यहाँ पे 54 वाला सही है, सी वाला ऑप्शन। भारत की श्रम शक्ति का लगभग 54% भाग जो है आपके कृषि क्षेत्र में ही लगा हुआ है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, किस तरह की बेरोजगारी भारत में है? तकनीकी बेरोजगारी है, चक्रीय है, घटनात्मक है, संरचना, किस तरह की बेरोजगारी भारत में है? संरचनात्मक। भारत की बेरोजगारी किस तरह की है? तो यहाँ पर संरचनात्मक जो है है। डी वाला आपका ऑप्शन सही है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम संरचनात्मक बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। अब किस तरह की है भाई, वही पता उनको होगा, वही बताएंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? नीति आयोग करता है, वित्त आयोग, कि NSHO करता है, कि UNO करता है, कौन करता है? वित्त आयोग। NSHO। अब इसके बारे में क्या है वो फुल फॉर्म हमें पता नहीं इसका है। बेरोजगारी के आंकड़े यही लाता है, NSHO आंकड़े यही प्रदर्शित करता है बेरोजगारी वाला, भारत में कितनी बेरोजगारी है। अगला है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, भारत की जो उत्तरी सीमा है उस पर कौन सा पर्वत स्थित है? अरावली है, एक मैकाल है? हिमालय। हिमालय है सर। हिमालय पर, तो हिमालय में तो स्थिति क्या है? हिमालय की, हिमालय की स्थिति क्या है? कहाँ पर स्थित हिमालय है? पूरे विश्व को लेकर स्थित है? नेपाल। नेपाल में हिमालय सबसे ऊंची चोटी स्थित है। नेपाल में हिमालय की सबसे चोटी एवरेस्ट स्थित है। हिमालय नेपाल। अब बताइए, नेपाल मध्य एशिया में स्थित है। नेपाल स्थिति क्या है? मध्य एशिया। नेपाल का मतलब, हिमालय का मतलब क्या है? मध्य एशिया। हिमालय जो है मध्य एशिया में स्थित है भाई। और हिमालय आपका जो है ये पाकिस्तान में नहीं है, हिमालय नहीं है, चीन में है और ताजिकिस्तान में है कुछ पोर्शन इसका, नेपाल और आपका भूटान, और क्षेत्र आपका हिमालय का ही क्षेत्र ही नीचे जो आप आएंगे, बर्मा वर्मा जो आता है, ये भी हिमालय का ही पोर्शन है। म्यांमार क्षेत्र जो आपका है यहाँ तरह है, ये हिमालय का ही क्षेत्र है। तो पूरा आपका म्यांमार भी इसमें आ जाएगा। मतलब भारत का जो उत्तरी पोर्शन क्षेत्र जो अभी आपके हैं, भूटान, नेपाल, चाइना, ताजिकिस्तान, भारत, ये सारे देश आते हैं। और जो प्रश्न भी बताया आपने, हिमालय आपका नेपाल है, तो जानिएगा हिमालय सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो हिमालय नेपाल में है,
उसको वहां पे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। उसको वहां सागर माथा का चाइना कहता कि मेरे कब्जे में है एवरेस्ट, और लग रहा ले ही लेगा उनसे, नेपाल से कोई। अगला प्रश्न पे आ जाइए। हिमालय पर्वत एक प्रकार का है, क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत, किस तरह का है? वलित पर्वत। बलित पर्वत। नवीन ब्लॉक पर्वत या बलित पर्वत है? कैसा है? जी नवीन, मोड़दार या बलित पर्वत है। अभी निर्माण प्रक्रिया में है, निर्माण लगातार, इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। अभी कभी 48 कहता है, कभी 50 कहता है। इसकी ऊंचाई लगातार आज भी बढ़ रही है। तो चलिए आगे आ जाइए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, नहीं भारत की है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गडविन स्टेन, कामेट, एडविन स्टीन। कोटा और नीलगिरी। तो गडविन स्टीन। दो प्रश्न यहाँ से बनते परीक्षा में है, ये स्वायत्त भारत को लेकर और भारत को लेकर के, तो थोड़ा चेंज कर देगा तो दिक्कत में आ जाएगी। स्वायत्त कंचनजंगा। भारत की बात करेगा तो क्या हो जाएगा वहां पे? जवाब क्या रहेगा कंचनजंगा। आपका? कंचनजंगा। कंचनजंगा हो जाएगा, कंचनजंगा। और अगर भारत की बात करेगा तो आपका गडविन स्टीन हो जाएगा। और केटू गडविन स्टीन जो वर्तमान में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, मतलब पाकिस्तान के कब्जे में है। तो भारत में नहीं, भारत का था मेरा ही है, लेकिन भारत कब्जे में वह नहीं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कहां पर, किस नदी पर बनाई गई है? गोदावरी पर, कावेरी पर, दामोदर पर, कोयना पर? गोदावरी का। दामोदर सही किया है यहाँ पे, दामोदर सही किया। इसको किसका शोक है? दामोदर किसका शोक कहते हैं? दामोदर को, और दामोदर किसका शोक कहते हैं? दामोदर कहाँ का उड़ीसा। शोक है? उड़ीसा का शोक है, बिल्कुल सही है, ये उड़ीसा का शोक है। वो नदी की घाटी का नाम मुझे नहीं है, वो जिसका प्रथम बार निर्माण किया, दामोदर सही। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है? दामोदर घाटी हीराकुंड। परियोजना है कि भाखड़ा नंगल है, कुंड है कि चंबल घाटी है? भाखड़ा। आपका भाखड़ा वाला ही जवाब सही आपका है। तो बताओ जी किस नदी पर है ये? किस नदी पर है ये? ऐसा सकते हैं सर। सतलज नदी पर है ये। सतलज, हाँ। भाखड़ा सतलज नदी पर है। जी यहीं से हमें लग रहा है कि आपकी जो नदी नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर, यहीं से निकलती है मुख्य रूप से, जी भाखड़ा इंदिरा नंगल से पॉइंट। ही इंदिरा गांधी नहर निकलती है। और भारत की सबसे लंबी नहर है मुख्य रूप से, ये आपके राजस्थान में बहती है। जी और हीरा कुंड जो आपकी है, ये सबसे लंबी है, ये सबसे लंबी। अगर सबसे लंबी की बात करेंगे तो हीरा कुंड सही करेंगे, और सबसे बड़े की बात करेगा तो आप भाखड़ा नंगल सही करेंगे। अगला प्रश्न पे आ जाइए। पराम्बिकुलम अलियार योजना, पराम्बिकुलम अलियार योजना निम्नलिखित में से किस राज्य की सम्मिलित योजना? तो दो राज्यों के बीच में है। आंध्र प्रदेश और केरल तमिलनाडु, केरल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आंध्र प्रदेश? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सही केरल। करेंगे आप। इसका जवाब आपका अलियार जो आपकी केरल तमिलनाडु के बीच की योजना है, दोनों लोग संयुक्त रूप से इस पर काम करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से भारत में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? कम से कम कितना वन चाहिए? 35%। देखिए जवाब देखता हूं मैं, 66 का सी सही है, बिल्कुल जवाब सही है।
तो यहाँ पे 33% वन होना चाहिए। अगले प्रश्न को लेकर इसमें प्रश्न दो तरह के आते हैं। इसे पूछता कि सबसे गरीब वन, सबसे कम वन किस राज्य में है? सबसे कम वन किस राज्य में है? हरियाणा। हरियाणा में, सही है। और सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे अधिक वन किस मिजोरम। राज्य में है? क्षेत्र के हिसाब से वन क्षेत्र मिजोरम है। नहीं, तो ये समस्या है। सघन वन की बात करेगा तब मिजोरम, अधिकतम क्षेत्र की बात करेगा तब मिजोरम हो जाएगा। किस प्रदेश का अधिकतम क्षेत्र जो है वनों से घिरा हुआ है, तब मिजोरम लगाएंगे। मध्य अगर ये कहता है कि सबसे अधिक वन किस राज्य में है, इसका जवाब आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन एमपी में है, लेकिन सबसे अधिक क्षेत्र जिस राज्य का अधिकतम वनों से ढका हुआ है, तो आपका मिजोरम है वो। वही तो बताया है कुछ। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा कब की गई थी? वन नीति वाली घोषणा जो है कब की गई थी? 81। 88 आपका जवाब 88 है। के गए थे सर। 188 88 ये जवाब सही करेंगे, सी वाला। जी। बात है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून। इंडियन फॉरेस्ट, इसका जवाब देहरादून है, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे अब आते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? कितने प्रकार की मिट्टी भारत में मिलती है? 4, 5, 6, 8? 5 शायद। चलिए, 5 प्रकार ही मुख्य रूप से है। बी वाला जवाब सही कर लेंगे यहाँ से आप। मिट्टियों के 5 प्रकार हैं। जलोढ़ मिट्टी है, पर्वतीय पहाड़ी आपकी जलोढ़ मिट्टी है सबसे अधिक मात्रा में, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी, लैटराइट। काली मिट्टी है, कुछ हो रहा है इसमें है। सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, मतलब इस तरह करके आपके लगभग 5 सबसे मुख्य, सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी है आपके। चलिए, मिट्टी के बारे में देखिएगा, एक वीडियो है, वीडियो है मिट्टी के बारे में है, उसमें पूरा मिलेगा मिट्टी के बारे में। कितने विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों का कितने प्रमुख वर्ग है? कितने वर्गों में बांटा गया है मिट्टियों को? 2, 3, 4, 5? वही 5 होना चाहिए, तो 2 बार हो गया, बस अंतर कुछ नहीं है। 5 ही सही है, 5 ही सही है। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़। बिल्कुल जवाब सही एकदम है। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण मिट्टी भारत की जलोढ़ मिट्टी है, सबसे अधिक क्षेत्रों पर फैली हुई है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र सबसे अधिक समृद्ध है? दक्कन का पठार। मालवा का पठार, का पठार, क्या सही करेंगे? सबसे अधिक खनिज संपदा, इसको भारत का लोर कहते हैं, बताइए। छोटा नागपुर का पठार क्या? दक्कन का पठार। सही आप। खनिज संपदा सबसे अधिक जो आप नागपुर पठार में ही मिलती है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है जो आपका, झारखंड का क्षेत्र है, एमपी का कुछ क्षेत्र उसमें आता है, ये छोटा नागपुर पठार कहते हैं इसको। और अगला प्रश्न, इसके पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है? क्या सही करेंगे? छोटा नागपुर का पठार। प्रश्न बिल्कुल वही है, प्रश्न उत्तर नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन या
भाई जो सब्सिडी पर वही मिलेगा, तो आपका जवाब भी तो यही होगा वहां पे। अगला है, निम्नलिखित में से कहां से उत्तम किस्म के लोहे के अयस्क प्राप्त होते हैं? उत्तम किस्म का लोहा कहाँ मिलता है? जादूगोड़ा, बेलाडीहा, दंगा और अभ्रकी पहाड़ी से। जादू इसका है बेलाडीला सही है, बेलाडीला। लडूलस। जादूगोड़ा, जो जादूगोड़ा बोल रही हैं, जादूगोड़ा से यूरेनियम का अयस्क मिलते हैं, यूरेनियम। और हमें लग रहा है झारखंड में शायद खान इसकी है यूरेनियम वाली है। झारखंड में होगा चाहे छत्तीसगढ़ में होगा, दोनों से कहीं होगा, जादूगोड़ा है जहाँ से यूरेनियम के अयस्क मिलते हैं। तो यूरेनियम के जो है मतलब उस तरह। अगला प्रश्न पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? राजमार्ग जो सबसे अधिक है कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश में, प्रदेश। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है, आपका जवाब सही होना चाहिए। आपका यूपी का ही है नंबर इसमें। सबसे अधिक राजमार्ग आपके यूपी में। तो सबसे बड़ा राजमार्ग नाम बताइए, सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? NH 47, NH 44। पहले यानी 7 था, पहले 44 हो गया अब। सबसे बदला लंबा हुआ तो है वही क्या होगा, इसमें? NH 44। यानी 7 पहले था आपके, यहाँ से निकलता था, क्या बोलते हैं, बनारस से निकलता था वो। और यानी अरे आपका 44 वाला नया को। आपका बनिहाल दर्रा से होते हुए यहाँ तक आता, नीचे तक, केरला, तमिलनाडु तक। चलिए फिलहाल मैं यानी नहीं था इसके पहले, चंद्रगढ़ का अलग बात, चंद्रगढ़ का अलग बात है। इसके पहले यानी 7 ही था। अगला प्रश्न पे आ जाइए। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? जरा कठिन प्रश्न है, इसको बता देता हूँ, देख लीजिए। डी वाला ऑप्शन सही यहाँ पे है। 10 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,04,75 किलोमीटर। देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? ये भी कठिन प्रश्न है। इसका सी वाला ऑप्शन सही है, यहाँ पे है। ये आवश्यक नहीं था, उसे डाल दिया गया है, पड़ गया उसी में। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवों के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र क्या है? प्राकृतिक परिवेश में ही हो, लेकिन वन्य जीवों के लिए कानूनी तौर से आरक्षित क्षेत्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं? नेशनल बायोस्फीयर पार्क। बोलते हैं, कंट्री बोलते हैं, सामाजिक वन या नेशनल पार्क, क्या बोलेंगे उसे? नेशनल पार्क। नहीं, नेशनल बायोस्फीयर। पार्क जो होता है, नेशनल पार्क जो होता है बाउंड्री वाला होता है। इसमें इस क्षेत्र में आप किसी को एंट्री नहीं होती है, यहाँ पे एकदम पूरी तरह से घेरा हुआ होता है, यहाँ पर एंट्री वैध अवैध होती है। बायोस्फीयर में एक विशेष क्षेत्र बनता है, वहां पर जो वहां पर कुछ क्षेत्र में घुस ट्राई कर लेते हैं, मतलब 3-4 जोन बनते हैं इसके बायोस्फीयर के। एक जोन में आदमी घुस जाता है, करके 3-4 जोन बनते हैं इसके। और ये बायोस्फीयर होता है, इसे अंतिम जोन में यहाँ पर आदमी का आक्रमण यहाँ तक होता है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जाना दूसरे वाले बिल्कुल नहीं एंट्री होती है। इस तरह करके बायोस्फीयर कहते हैं इसको। तो बायोस्फीयर में आदमी और आदमी आने जाने प्रतिबंध पैदा नहीं बायोस्फीयर में होता है। जैसे भारत में अभी तो इसका जवाब आपका बायोस्फीयर हो जाएगा यहाँ पे। और ये क्या लिखा हुआ, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवों के लिए कानूनी तौर पर, मतलब प्राकृतिक जहां पे रह रहे हैं वहीं पर जो है कानूनी तौर पर उनको निश्चित किया जाता है, फिक्स किया जाता है। और नेशनल पार्क जो होता है यहाँ पर बसाए जाते हैं बुला बुला करके। मान लीजिए नेशनल पार्क कहीं घेर बना दिया गया, तो वहां पर जो है जीवों को दूर दूर से ला करके वहां पर रखा जाता है, उसको नेशनल पार्क बोलते हैं। दोनों अंतर दोनों में है थोड़ा सा। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पंछी विहार स्थित कौन सा राज्य है भाई? यूपी।
भारत भारत तो नहीं है। गुजरात, हरियाणा में है। गुजरात, कुंडल गांव है, मध्य प्रदेश, गुड़गांव, गुड़गांव ये सब। सुल्तानपुर,